मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। ठीक है, अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की थी एसी जनरेटर की, फैराडेज लॉ की, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। नेक्स्ट बच्चों आज हम बात करेंगे एसी जनरेटर के बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन्स हमारे घर में जो सर्किट का जो सिनेरियो होता है, जो प्रोसेस होता है, वो किस तरह से होता है वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में देखो क्या होता है। आपने अपने घर में देखा होगा कि रेड कलर की वायर होती है, कॉपर वायर होती है, उस पर रेड कलर का रबर होता है। एक कॉपर वायर होती है जिसपे ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, एक कॉपर वायर होती है जिसपे ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं बेटा, जो रेड कलर की वायर होती है उसे बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव। और उसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। ठीक, एक होती है ब्लैक कलर की वायर। ब्लैक कलर की वायर को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव भी बोलते हैं और न्यूट्रल वायर भी बोलते हैं। जो ब्लैक कलर की वायर होती है उसे हम नेगेटिव और न्यूट्रल भी बोलते हैं, और जो रेड कलर की वायर होती है बच्चों उसको हम लाइव वायर और पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं। थर्ड वायर होती है जिसे हम अर्थिंग बोलते हैं, जो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये सर्किट डायग्राम कैसे बनता है और वायर के बारे में बातें करेंगे। तो डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है बेटा, जैसे हमारे घर के अंदर दो वायर आ रही है, एक वायर ये हो गई, एक वायर ये हो गई। ठीक है, सबसे पहले इन दो वायर को हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज से पास करेंगे। मतलब कि हमारे घर में एक फ्यूज लगे होते हैं जिसको किट आउट भी बोलते हैं। कई किट आउट को आप यहाँ मीटर के बाद भी लगा सकते हैं, मीटर के पहले भी लगा सकते हैं। जनरली आप घरों में देखोगे पहले मीटर होता है और फिर ये फ्यूज होता है। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी पीछे से, ये रेड और ये ब्लैक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज से पास होगी। फ्यूज का मतलब क्या है? अगर पीछे से लिमिट से ज्यादा करंट आ गया तो ये फ्यूज वायर मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगी। यहीं पे अगर ये मेल्ट हो जाएगी तो आगे सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, आपके घर की जितनी भी अप्लायंस है वो सेफ रहेगी। तो आपके घर की जितनी भी अप्लायंस है वो सेफ रहेंगी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लेते हैं करंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही आ रहा है, जितना करंट हमें चाहिए उतना ही करंट आ रहा है। उसके बाद हमने लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी मीटर। ये एनर्जी मीटर भी होता है, इसे बच्चों एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर जो लाइट है वो एनर्जी मीटर में जाएगी। एनर्जी मीटर क्या करेगा? आपकी इलेक्ट्रिसिटी को रिकॉर्ड करेगा, आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, जिसके बिहाफ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तैयार होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पास होने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर में आएगी इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आपको क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूज फॉर ईच सर्किट। उसके बाद क्या होता है? आपके बॉक्सेस लगे होते हैं, या यहाँ पे आप बोल सकते हैं एमसीबी लगी होती है। एमसीबी समझते हैं ना? एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, या ये समझ लो ये स्विचेस भी हैं। एनसीबी भी आप इनको ट्रीट कर सकते हैं, या आपको इनको स्विच भी ट्रीट कर सकते हैं। जो आपके घर में बोर्ड होते हैं जहाँ से आप फोन चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, या आप और भी अप्लायंस टोस्टर गीजर हीटर जो भी चलाते हैं। फिर इस स्विच से आपने देखा होगा, एक स्विच सपोज करो ये फैन के लिए हो गया, ये सपोज करो आपका गीजर के लिए हो गया, ये सपोज करो आपके हीटर के लिए हो गया, ऐसे सपोज करो रेफ्रिजरेटर। सभी अप्लायंस होती है, सभी अप्लायंस पैरेलल में होती है। तो ये फैन, ये कूलर, ये गीजर, ये हीटर, ऐसे कितनी भी अप्लायंस आपके घर में हो सकती है। सभी का वोल्टेज कितना होगा? 220, 220, 220। क्यों? क्योंकि सभी पैरेलल में होते हैं। ये समझ लो आपके फैन का है, ये समझ लो कूलर का स्विच है, ये समझ लो आपके हीटर का स्विच है। ऐसे स्विचेस लगे होते हैं, और इनमें हम फ्यूज भी लगा देते हैं। हर स्विच से करंट पास होने के बाद एक एक फ्यूज भी लगा देते हैं। जैसे
यहाँ से करंट आया, कूलर में करंट जा रहा है, उससे पहले एक फ्यूज वायर भी लगा देते हैं। फ्यूज वायर का फायदा ये होगा, अगर करंट लिमिट से ज्यादा है तो कूलर में जाने से पहले वो फ्यूज से होके जाएगा, फिर कूलर में जाएगा। तो अगर करंट ज्यादा हुआ तो ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये तो समझ लो स्विचेज हैं और फ्यूज के साथ रखते हैं। फिर जितनी भी अप्लायंस होती है, जो हैवी अप्लायंस होती है, जैसे जनरली जिनकी मेटालिक बॉडी होती है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक रोड हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, या रेफ्रिजरेटर हो गया, जिनसे हमें ज्यादा डर रहता है करंट का, तो उन सभी को हम एक अर्थिंग वायर से भी कनेक्ट कर देते हैं। ये वायर ग्रीन कलर की होती है, आपने देखा होगा स्विच में जनरली 3 आते हैं, एक ब्लैक, एक रेड और एक ग्रीन। जो हैवी अप्लायंस होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इनमें आपको ग्रीन कलर भी नजर आएगा। तो वो ग्रीन कलर किसके लिए होता है? अर्थिंग के लिए। अर्थिंग का मतलब ये है, जैसे बेटा ये कूलर है, इसकी मेटालिक बॉडी है, इसमें अगर कोई फॉल्ट हो गया, सपोज करो किसी तरह का फॉल्ट हो गया, तो इसकी बॉडी पे कैसा चार्ज होगा? प्लस माइनस जो भी चार्ज होगा। तो अगर आप इसे टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा। अगर हम इसको अर्थिंग कर देंगे तो ये बॉडी का होल चार्ज ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। ग्राउंड में क्या करते हैं हम, एक वायर होती है और नीचे अर्थिंग करना आता है ना, अर्थिंग में क्या करते हैं, ग्राउंड में एक मेटालिक प्लेट को बरीड करते हैं, और एक ये रोड हो गई, ये मेटल का है, ठीक है, और इसे बरीड कर देंगे और एक वायर फिर यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ये अर्थिंग वाली वायर यहाँ जोड़ देंगे। तो जो भी करंट होगा वो सब ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो अर्थिंग एक तरह से सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। जो फ्यूज हम यूज कर रहे हैं, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये भी सेफ्टी डिवाइस है। तो आपसे पूछे कोई सेफ्टी डिवाइस कौन कौन सी है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज भी सेफ्टी डिवाइस है, और जो अर्थिंग है ये भी सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इसमें आपको समझ आ गया, लाइव वायर जो रेड कलर का होता है इसे पॉजिटिव भी बोलते हैं, एक आपका न्यूट्रल वायर होता है जो ब्लैक कलर का होता है, इसे नेगेटिव भी बोलते हैं, एक अर्थिंग वायर होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जो सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कई बार क्या होता है, हम एक ही स्विच के अंदर, आपने देखा होगा ना, ऐसा सॉकेट आता है, इधर से आप जैसे कि फोन चार्ज कर दिया, इधर से लैपटॉप चार्ज कर दिया, ऊपर से रोड लगा दी, इधर से इलेक्ट्रिक आयरन लगा दिया। ऐसे में क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाता है। ओवरलोडिंग का मतलब एक ही स्विच से आपने इतना करंट ड्रॉ कर लिया कि वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से डैमेज हो जाता है सर्किट, इसे बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स when we connect, it means when we connect many appliances, it means when we connect many appliances in a single socket, then circuit will be break due to heating। ये कहलाता है ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि हर अप्लायंस को अलग सॉकेट में यूज करें। ये नहीं है एक सिंगल सॉकेट में ही आपने सभी अप्लायंस यूज किए, तो ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर हो गया। इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया जिसमें फ्यूज लगे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर हो गया, ये आपका वो बोर्ड है जहाँ पे आप डिफरेंट अप्लायंस को ऑन करते हैं, उनके स्विचेस हैं, फ्यूज भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपकी अप्लायंसेज हैं। और जो हैवी अप्लायंसेज होती है उनको हम अर्थिंग भी करते हैं, क्योंकि उनकी आउटर बॉडी अगर मेटालिक है तो उन पे चार्ज आने की वजह से अगर कोई फॉल्ट है तो उन पे सरफेस पे चार्ज होगा, अगर हम गलती से टच करेंगे तो शॉक लगेगा। उसको अवॉइड करने के लिए अर्थिंग की जाती है। तो आई होप आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 240 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? ये विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो लॉन्ग स्ट्रेट जो वायर है, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न मैंने आपको बता रखा है। कैसा पैटर्न होगा कि इसमें करंट बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो थंब को ऐसे रखेंगे, ग्रिप ऑफ फिंगर ऐसे होगी, तो करंट कैसे होगा? सर्कल्स में होगा। तो यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे, ऐसा ही पैटर्न होगा। तो स्ट्रेट, इसमें ऑप्शन भी गिवन है, आप चेक कर सकते हो ऑप्शन क्या है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट वायर परपेंडिकुलर टू द वायर, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर, ये भी नहीं है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो जो फील्ड होगी वो फील्ड लाइन कैसी होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगी और उनका सेंटर वायर पे होगा। तो स्ट्रेट वायर की वजह से जो पैटर्न होगा वो ये है। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेना क्या है? तो ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फेनोमेना है उसमें ऑप्शंस देता है आपको। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस थोड़ी ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि मैग्नेट की हेल्प से किसी कॉइल में करंट इंड्यूस करना। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू ए कॉइल, किसी कॉइल से करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड बनाना, ये नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये थोड़ी ना। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। तो मैग्नेट को जब कॉइल के पास लेके जाते हैं या दूर लेके जाते हैं, याद करो बेटा, ये कॉइल था, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था और ये मैग्नेट है। रिलेटिव मोशन समझ रहे हो ना? मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आना या मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाना या कॉइल को मैग्नेट के पास या दूर लेके जाना। तो ये है EMI कि जब कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होता है ना। तो हमने कहा था मैग्नेट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल। दिस फेनोमेना इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी और इसका हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं? जनरेटर का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। किसका यूज करते हैं? जनरेटर का। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, करंट प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर का यूज करेंगे ना। गैल्वेनोमीटर तो ये डिटेक्ट करने के काम आता है कि वायर में करंट है या नहीं। एमीटर क्या है? करंट को मेजर करेगा कितना करंट है। और मोटर क्या है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर। देखो बेटा, AC जनरेटर में होती है स्लिप रिंग्स और DC जनरेटर में होती है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग्स, जिनको कॉम्यूटेटर बोलते हैं, कॉम्यूटेटर। ये डिफरेंस है। स्लिप रिंग होने की वजह से AC जनरेटर में डायरेक्शन हाफ रिवॉल्यूशन के बाद चेंज होता है और स्प्लिट रिंग होने की वजह से DC जनरेटर में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जिन्हें कॉम्यूटेटर बोलते हैं, जो मोटर में यूज होते हैं। तो मेन डिफरेंस यही है AC और DC जनरेटर में कि AC में स्लिप रिंग्स होती है। जो मैंने पढ़ाया था वो AC जनरेटर ही था हमारे सिलेबस में, लेकिन अगर DC जनरेटर पूछ ले तो उसमें स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग्स यूज होती है। बाकी वर्किंग फंक्शन सेम है।
तो फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डीसी जनरेटर विल जनरेट हाई, ऐसा नहीं है, एसी जनरेटर है स्लिप रिंग, डीसी जनरेटर है कम्यूटेटर, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गया बेटा, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं शॉर्ट सर्किट क्या है। शॉर्ट सर्किट होता है जीरो रेजिस्टेंस वायर, जीरो रेजिस्टेंस वायर। अगर हम किसी सर्किट को ऐसी वायर से कनेक्ट कर दें जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब कि डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, प्लस और माइनस को डायरेक्ट जोड़ दिया, बीच में कोई रजिस्टर नहीं लगाया, या आपने ऐसी वायर यूज की जिसका रेजिस्टेंस ना के बराबर है, तो मुझे ये बताओ शॉर्ट सर्किट करने से रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, और रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस, सब्सटेंशियली, नो, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हेवीली, वेरी, कंटिन्यूसली। तो इंक्रीज हेवीली, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फिफ्थ का। जैसे ही शॉर्ट सर्किट करेंगे रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बेटा, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रॉन्ग है, आपकी जो मोटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती। तो 6 का जो ए है ये फॉल्स है, क्योंकि मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है बेटा, हमारा टारगेट यही होता है ना, मोटर क्या करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ है कि मैकेनिकल एनर्जी को, ये जनरेटर का काम है, तो ये रॉन्ग हो गया बी। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बिल्कुल सही है। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल यही है, जब कॉइल रोटेट करती है तो कॉइल से मैग्नेटिक लाइन पास होती है। जनरेटर में ऐसे ही तो बनाया था मैंने, ये आर्मेचर बनाया था और ये मैग्नेट थे। जब भी मैग्नेट का यूज करके करंट प्रोड्यूस करते हैं तो समझ लेना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो यहाँ मैग्नेट का यूज कर रहे हैं और इस कॉइल से मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है N2S ऐसे। अब याद करो, कॉइल ऐसे होगी तो ज्यादा लाइन पास होगी, ऐसे होगी तो कम लाइन पास होगी, तो वो पोजीशन ही डिसाइड करेगा ना। अब कॉइल रोटेट करेगी तो इसमें से लाइन कम ज्यादा होंगी। तो देखो, या तो कॉइल को मूव करा लो या मैग्नेट को मूव करा लो, बात एक ही है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे मैग्नेट का मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पे कॉइल का मूवमेंट हो रहा है। तो एसी जनरेटर का जो फंक्शन है वो EMI है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ऑप्शन सी देखो क्या कह रहे हैं, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ये बात भी सही है। देखो, अगर लॉन्ग है, बहुत बड़ा सर्कल है, तो मैंने बताया था ना इसमें ऐसे करंट है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सर्कल में कैसे होती है, ऐसे मैग्नेट करंट है तो सेंटर पे तो स्ट्रेट हो जाएंगी, याद है ना, सेंटर पे तो लाइन स्ट्रेट होती है और साइड में जाके बेंड होती है। ये वाला पैटर्न हमने बनाया था, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। ठीक है, तो सेंटर पे स्ट्रेट होंगी, साइड में जाके कर्व होती जाएंगी और एंड के ऊपर यहाँ सर्कल भी बन जाएंगे, यहाँ पे ऐसे। ठीक, ए वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। देखो, ग्रीन इंसुलेशन होता है, कॉपर वायर पे जब ग्रीन कोटिंग करते हैं तो उसकी सिचुएशन क्या होती है बेटा, बताओ। ग्रीन किसके लिए यूज करते हैं, अभी मैंने बताया है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में वो आपका अर्थिंग के लिए यूज होता है, लेकिन ये कह रहा है लाइव वायर। लाइव वायर तो कौन सी होती है, रेड कलर होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स समझ आ गया क्यों हो गया, क्योंकि जो ग्रीन है वो अर्थिंग के लिए यूज होता है। लिस्ट 2 मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के 2 मेथड कौन से हैं, एक तो मैग्नेट ले आओ, मैग्नेट से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर।
करंट कैरिंग कंडक्टर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको क्या प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत है, या तो मैग्नेट हो और या करंट कैरिंग कंडक्टर हो। तो हमारे पास दो सिचुएशन है, या तो मैग्नेट होना चाहिए या करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए। इससे आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ए सोलेनोइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। एक सोलेनोइड मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, बोलो। ये सोलेनोइड हो गया बेटा, मैंने बताया था सोलेनोइड में करंट पास करते हैं। हमारी बात हुई थी अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वो एस की तरह काम करता है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एन की तरह काम करता है। अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल में करंट क्लॉकवाइज होता है तो वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है। अब देखो सोलेनोइड में भी तो यही है, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, एक साइड क्लॉकवाइज करंट होगा तो साउथ। तो सोलेनोइड के अंदर भी दो पोल हो गए, नॉर्थ और साउथ। बार मैग्नेट के अंदर भी ऐसा ही होता है, नॉर्थ और साउथ। सोलेनोइड और बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न है वो भी सेम है। तो इसके हम रीजन लिख सकते हैं, बोथ हैव मैग्नेटिक पोल्स। दोनों में मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, चाहे सोलेनोइड हो चाहे बार मैग्नेट हो। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा, दोनों का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न भी एग्जैक्टली सेम है। बार मैग्नेट से आप लाइन बनाओगे N2S, N2S ऐसे बनाओगे, अंदर बनेगी H2N, अंदर बनेगी H2N। इसमें पैटर्न भी ऐसा ही था, N2S अंदर H2N, N2S अंदर H2N, सेम पैटर्न था। तो इनका पैटर्न भी सेम है, बोथ हैव सेम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो एक सोलेनोइड बेटा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है क्योंकि इनका पैटर्न भी एग्जैक्टली सेम आता है और दोनों में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो कई बार बार मैग्नेट नहीं है तो सोलेनोइड भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक तरह से ही एक्ट करते हैं। फिर इसमें कैन यू डिटरमाइन दी नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट। तो कह रहे हैं बार मैग्नेट की हेल्प से सोलेनोइड के नॉर्थ और साउथ पोल को डिटरमाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखो बेटा, इधर ये साउथ पोल है और इसमें नॉर्थ पोल है। जैसे ये सोलेनोइड है, इसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ, और ये बार मैग्नेट है, ये एन और एस। अगर आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरफ लेके जाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो आपको फील होगा कि आपके बार मैग्नेट को कोई खींच रहा है। अगर आप बार मैग्नेट को इधर लेके जाएंगे तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा। तो जब आप इधर आओगे तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब उधर जाओगे तो ये इधर खींचेगा, आप उधर लेके जाओगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैग्नेट में ये नॉर्थ है, तो ये अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, जैसे ये मान लेते हैं आप इधर आ रहे हो और ये भी इधर ही फोर्स लगा रहा है, तो आपको थोड़ा सा लाइट फील होगा। लेकिन जब मैग्नेट उधर ले जाएंगे तो ये इधर खींचेगा तो आपको थोड़ा सा हैवी फील होगा, मतलब कि ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, when we move north pole towards south pole, then south pole attract the north pole and we experience less force. When we move north pole away from the south pole, then we feel more force. Okay? तो ये एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 8 की। अब हम 9, 10 से स्टार्ट करते हैं। बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest। देखो बेटा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को
ये जैसे कंडक्टर है, इसमें करंट आई है, इसकी लेंथ है L। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है ILB sin थीटा। ये फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री होता है 1, मतलब कि जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल हो, मतलब कि करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो B, तो फोर्स क्या होगा? लार्जेस्ट। तो हम लिखेंगे व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर। जब मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की लेंथ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उस टाइम फोर्स मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम फोर्स होगा कितना? ILB, क्योंकि साइन थीटा का 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री। तो जब B कंडक्टर की लेंथ के परपेंडिकुलर होगा उस टाइम फोर्स क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। जैसे आप अपने रूम में बैठे हैं, जैसे ये रूम है, आप ऐसे बैठे हैं, ये आपका फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है। ये बेटा बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। एन इलेक्ट्रॉन बी मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल, और इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे जा रही है बैक से फ्रंट, ऐसे हॉरिजॉन्टली, इज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। मतलब कि ऐसे जा रही है इलेक्ट्रॉन बीम और इधर डिफ्लेक्ट होगी राइट में, तो राइट यही होगा हमारा। अब जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे जा रही है और इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट ऐसे होगी राइट में, मतलब कि आउटवर्ड साइड डॉट डॉट बना दो कि वो इधर डिफ्लेक्ट होगी, राइट यही होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो बेटा मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर होगा, और ये डिफ्लेक्ट किधर हो रहा है? ऐसे आप खड़े हो तो राइट में, बोर्ड के हिसाब से राइट यही होगा, मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, यूज करो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा? फोर्स आपकी साइड हो गया, ये हो जाएगा ना ऐसे, करंट इधर हो गया, फोर्स आपकी साइड हो गया राइट में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया? डाउनवर्ड होगा, लेकिन नीचे की तरफ। तो आप रूम में बैठे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा डाउनवर्ड, बी का डायरेक्शन ये होगा डाउनवर्ड, लेकिन जो आपका फ्लोर है उस साइड होगा मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा देख सकते हो, फोर्स इधर लग रहा है राइट में ऐसे, और करंट इधर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो करंट इधर होगा, फोर्स इधर, तो बी किधर होगा? डाउनवर्ड। ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं जब भी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखना हो, और जब भी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखना हो तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? लेफ्ट यूज करते हैं फोर्स के लिए, ये करंट होता है, बताया था ना, चाइल्ड, मदर, फादर, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन 11 देखते हैं। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये नोट्स में कवर कर लिया हमने, मोटर का डायग्राम बनाना है। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी कवर कर दिया। मोटर का प्रिंसिपल क्या है बताओ? मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? जब हम उसे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना, मोटर यही काम करता है। मोटर का फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटा किस में कन्वर्ट करना? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये मोटर का फंक्शन है। प्रिंसिपल क्या है, कैसे कन्वर्ट करता है?
मोटर के अंदर आपने करंट पास किया था, याद है? करंट पास किया था और इधर मैग्नेट लगे हुए थे। तो बेटा जो करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, यही प्रिंसिपल था इसका। देखो अगर करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो रोटेट करेगी, और अगर कॉइल को रोटेट करेंगे तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, वो EMI है। तो इसका प्रिंसिपल यही है, व्हेन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। टॉर्क मींस इट विल रोटेट। वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर? स्प्लिट रिंग याद है? वो क्या करती है स्प्लिट रिंग? यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करती है ना, करंट की डायरेक्शन। तो मोटर में जो स्प्लिट रिंग का फंक्शन होता है वो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? ताकि डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, मोटर का वीडियो देखेंगे कंप्लीट तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। कॉम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करती है ताकि रोटेशन सेम डायरेक्शन में होता रहे। नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज। उन डिवाइस का नेम बताओ जिनमें मोटर यूज होता है। बताओ, फैन हो गया, इसमें भी मोटर है, कूलर है उसमें भी मोटर है, मिक्सी है आपका उसमें भी मोटर है। तो ये जो आपकी जो भी ग्राइंडिंग मशीन्स हैं इनमें भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर आपको पता है डेली काफ़ी यूज होता है, काफ़ी अप्लायंसेज में यूज होता है। फिर आपका 13 क्वेश्चन है, ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। ये है 12 हो गया बेटा, 11 भी हो गया, 13। इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड, ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक कॉइल है गैल्वेनोमीटर से इसको कनेक्ट कर दिया। What will happen if the bar magnet push into the coil? अगर बार मैग्नेट को अंदर की तरफ मूव करेंगे क्या होगा? तो बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर की तरफ मूव करेंगे तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, बताए थे ना, फैराडे फर्स्ट लॉ है ये। क्योंकि मैग्नेट पास आएगा तो इसमें ज्यादा लाइन पास होगी। जब भी बेटा कॉइल में मैग्नेटिक लाइन कम या ज्यादा हो तो करंट इंड्यूस होता है। मैग्नेट पास आएगा तो लाइन बढ़ जाएंगी, मैग्नेट दूर जाएगा तो उसमें से लाइन कम हो जाएंगी, तो अंदर की तरफ आएगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, करंट इज इंड्यूस। फिर कह रहा है इसमें विथड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, अगर अंदर से बाहर की तरफ ले जाएं तब भी सेम सिचुएशन है, तब भी करंट इंड्यूस होगा। और थर्ड पार्ट है हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, और कॉइल के अंदर ही रख दें। मैंने आपको बताया था अगर मैग्नेट स्टेशनरी रहेगा, रेस्ट पे रहेगा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। देन देयर विल बी नो करंट इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन मैग्नेट प्लेस इन द कॉइल, ठीक है? देखो मूवमेंट करना जरूरी है, या तो कॉइल का मूवमेंट करो या मैग्नेट का मूवमेंट करो तभी जाके करंट इंड्यूस होगा। तो 14 क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। Two circular coil A and B are placed close to each other. ये coil A है, ये coil B है, इन दोनों को एक दूसरे के पास रखा गया है, placed to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Give reason. अब जैसे कि इसको बैटरी के साथ किसी के साथ भी जोड़ा हुआ है, आपने यहाँ रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, ये की भी लगा रखी है। अगर हम कॉइल ए में करंट चेंज करें तो कॉइल बी में करंट इंड्यूस होगा। मैंने बताया था ना, फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट है, करंट से करंट बनाना। देखो बेटा, जब इसमें करंट बढ़ाएंगे तो इसके आसपास की लाइन बढ़ जाएगी तो इससे ज्यादा लाइन पास होगी। जब इसमें करंट कम करेंगे, पता है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। तो बच्चों जैसे ही इसमें करंट बढ़ाएंगे इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ जाएंगी तो यहाँ से ज्यादा लाइन पास होगी, और जब करंट कम करेंगे तो इसमें कम लाइन पास होगी। तो बी में करंट इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू EMI, यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बी में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। क्यों?
अकॉर्डिंग टू EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI के अकॉर्डिंग इसमें करंट इंड्यूस होगा। बात समझ में आई? EMI यही तो है कि लाइन कम ज़्यादा करो। तो ये क्वेश्चन 14। अब बात करते हैं 15 की। कह रहा है स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। याद है स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखने के लिए किसका यूज किया था? राइट हैंड थंब रूल का। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल को लिखना है, वो नोट्स में मिल जाएगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला केस है। इसके लिए क्या यूज करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस का याद है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स डिटरमाइन करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो लिख सकते हो। अगला है इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो आपको तीनों रूल देखने हैं, या राइट हैंड थंब रूल के बारे में लिखना है, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखना है, और इंड्यूस करंट के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लिखना है। एक्सप्लेन दी अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर हमने डिटेल में पढ़ लिया, उसका वर्किंग प्रिंसिपल EMI है। फंक्शन वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ब्रेसिस का फंक्शन भी मैंने बता रखा है। ब्रेसिस क्या करती है? रिंग से करंट लेके सर्किट में ट्रांसफर करती है। तो ये पूरा जनरेटर का वीडियो देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर? शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि जब जीरो रेजिस्टेंस की वायर कनेक्ट कर दे, या दो मेन वायर को डायरेक्ट जोड़ दे। जैसे बेटा ये पॉजिटिव वायर है, ये नेगेटिव वायर है, यहाँ बीच में रेजिस्टेंस है, अगर इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दे दोनों वायर को तो ये शॉर्ट सर्किट होगा। तो व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कनेक्ट डायरेक्टली देन शॉर्ट सर्किट अकर। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर? व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस? अर्थ वायर का फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक शॉक से ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और ये मेटालिक वायर में ही इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर जैसे प्रेस है, प्रेस में अगर कोई फॉल्ट आ गया तो उसमें जितना भी चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे आ जाएगा। हम कई बार प्रेस को टच भी कर लेते हैं, तो वो सेफ्टी है एक तरह से कि अगर वो अर्थिंग है तो उस पर जो भी चार्ज आएगा वो ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंडेक्स के क्वेश्चंस देखेंगे और जो डाउट होंगे बच्चों उनकी बात करेंगे। थैंक यू।